नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए बात करेंगे आज समय न वेस्ट करते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एंड यस्टरडे वी हैव सीन दैट, हमने कल देखा वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बन चुका है। एंड सम आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड, कुछ आर्टिकल लागू हो चुके हैं। हमारे संविधान कल की क्लास हमने देखी, उसमें 15 आर्टिकल हमारे संविधान के द्वारा लागू किए गए 26 नवंबर 1949 में। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा जब बनकर तैयार हुआ तो उसी दिन स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, और 15 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए थे, हमने कल देखा। और पूर्ण रूप से संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो और 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था ये भी हमने आपको बताया। तो चलिए, और 26 जनवरी को जो लागू 15 आर्टिकल जो 26 नवंबर में लागू किए गए थे उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 200, 324, 366, 367 और 379, 380, 388 और 391, 392, 393, ये आर्टिकल हमने कल देखा। इतने आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुके थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड। ये इम्प्लीमेंट इनका हुआ 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो हमारा संविधान था, पूर्ण संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे इसके भाग, और 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियां थीं। और आप देखेंगे 14 इसमें भाषाएं थीं, लैंग्वेज 14 भाषाएं। ये इतना संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और आप देखें 14 भाषाएं ये लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। और आप देखते हैं वैसे तो इस समय आर्टिकल हमारे लगभग 465 या 70 आप मान सकते हैं, इसके आसपास हैं। उसे आप सब आर्टिकल्स कह सकते हैं। मतलब ये बाद में जोड़े गए आर्टिकल के अंदर आर्टिकल जोड़ा गया है। जैसे आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क, 39 ख, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आपके 400 से ऊपर आर्टिकल हो जाते हैं। तो ये हमने लागू किया, और 14 भाषाएं, 8 अनुसूचियां हमने लागू की थी। चलिए आगे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखेंगे ये ऊपर लिखा है भारतीय संविधान के स्रोत। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, और आपने देखा इससे क्या क्या प्रावधान लिए गए, कल हमने देखा था, पिछली क्लासों में हम देख चुके हैं 1935 के अधिनियम में कि एक तो न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और मॉरिस आपने देखा, मॉरिस गुएयर इसके मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, ये था, ये हमने देखा। और इसी के चलिए आगे हम बात करेंगे 1935 का। राज्यपाल का कार्यालय, ये हम देखते हैं राज्यों में राज्यपाल होता है, उसका कार्यालय होता है, ये हम देखेंगे 1935 से लिया गया है। अगला है लोक सेवा आयोग। हमने देखा लोक सेवा आयोग की व्यवस्था जो की गई है भारत में 1935 के अधिनियम से, जिससे आप कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग,
राज्य लोक सेवा आयोग, और तीसरा आप कह सकते हैं संयुक्त सेवा आयोग। संयुक्त सेवा आयोग, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दो राज्यों का एक आयोग, दो राज्यों के लिए एक आयोग बनाया गया तो उसे आप संयुक्त सेवा आयोग कह सकते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो ये आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया। आगे आप देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका आपने देखा, अभी मैंने बताया 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। और आपातकालीन प्रावधान, ये लिखा हुआ है आपातकालीन प्रावधान। देखिए आपातकालीन प्रावधान जो होता है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन आगे चल के किस देश से लिया गया है हम अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। जर्मनी एक देश है, वहाँ से इस आपातकालीन प्रावधान को अपनाया गया है। चलिए तो देखेंगे आपातकाल वैसे 3 प्रकार से लागू किया जा सकता है और उसके प्रावधान क्या हैं, देखें आपातकाल के। आपातकाल में आप देखेंगे पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। दूसरा है आपका राज्य आपात, जिसे आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपात, ये होता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 352 के अनुसार लगता है, आर्टिकल 352। इसमें आप आर्टिकल 356 और इसमें आप बात करेंगे 360, आर्टिकल 360 से 360। तो ये है व्यवस्था। आपातकाल देखिए देश में हमारे में आपातकाल लग चुका है, कई बार वैसे लगा है। और आप देखेंगे आपातकाल किस प्रकार से लगा, देखते हैं। वैसे तो सबसे पहले आपातकाल हमारा लगा था 1962 में, जब चीन से युद्ध हुआ था। दूसरी बार आपातकाल लगा था हमारा 1971 में, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरा लगा था 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और 1975 में कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी, तो उस समय आपातकाल देश में लागू किया गया था। और इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकाल लगा था, आप देखेंगे 25 जून 1975 को लगा था, और ये 21 मार्च 1977 तक चला था, लगभग 21-22 महीने आप देख सकते हैं ये चला था। तो डेट लिख लेंगे आप, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा इंदिरा गांधी के शासन में, और 21 मार्च 1977 तक ये लगभग 21-22 महीने लागू रहा था। और जब ये आपातकाल, देखिए आपातकाल जब लगाया जाता है, राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो आपातकाल देश में लागू करें, लेकिन उसके पीछे शक्ति कुछ और होती है, वो शक्ति होती है प्रधानमंत्री। उस समय, अब नहीं है ऐसा, उस समय थी ऐसी, 1977 से पहले स्थिति थी। तो इंदिरा गांधी को जब महसूस हुआ कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो उन्होंने देश में आपातकाल पिछले वाले दरवाजे से राष्ट्रपति से मुलाकात की और कह दिया कि देश में आपातकाल लागू किया जाए। तो राष्ट्रपति अगले दिन नहा धो के फ्रेश होके और वो तैयार होके आ गए और अपना देश के सामने संबोधन कर दिया कि बोला आज से देश में आपातकाल लागू किया जाता है। तो ये लागू किया गया 1975 में। और इसमें हुआ क्या, मेन कारण इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति ने क्या बताया गया कि देश में आंतरिक अशांति है। संविधान में वर्णित था कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो उसका फ़ायदा उठा लिया और फ़ायदा उठाकर लगा दिया, और उस समय 1 साल के लिए इलेक्शन जो टाल दिए, लोकसभा के इलेक्शन भी टाल दिए गए थे। आपातकाल के दौरान हमारे जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, वो अस्थायी रूप से निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। ये संविधान में प्रावधान है कि यदि देश में आपातकाल लागू है तो हमारे जनता के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अस्थायी रूप से निलंबित किए जाते हैं जब तक आपातकाल लागू रहता है। तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, और क्या हुआ, विपक्षी जो पार्टियां थीं उनके सभी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था।
ज़बरदस्ती जेल में ठोंक दिया गया था, तो आपातकाल लागू हो गया था। तो इस प्रकार से हुआ और 1 साल के लिए लोकसभा के इलेक्शन को टाल दिया गया। फिर इलेक्शन आपके होते हैं 1977 में, इलेक्शन होते हैं 1977-78 में। तो सरकार आती है किसकी? जनता दल की। सरकार किसकी आती है? जनता दल की। जनता दल की सरकार बनती है। और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और वो भी जेल गए थे, भुक्तभोगी थे, है ना। एक कहावत कहते हैं, वियरर नोज वेयर हिज शू पिंचेस। जिसकी बेवाई फटती है वही जानता है दर्द कहाँ हो रहा है, जिसका जूता कहाँ काट रहा है वो जूता पहनने वाला ही जानता है। मोरारजी देसाई जेल में ठोंक दिए गए थे, तो दर्द उनके हुआ, तो जब प्रधानमंत्री बने तो उस दर्द की जड़ को ही खत्म कर दिया, बोला अब आगे से किसी के दर्द नहीं होगा, है ना। तो ये था, कहावत इंग्लिश में कहते हैं वियरर नोज वेयर हिज शू पिंचेस, यानी वही जानता है जिसकी बेवाई फटती है, या जिसका जूता जहाँ काट रहा है वो तो जूता पहनने वाला ही जानता है। तो बाकी को क्या पता। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। कौन सा? 44वां संशोधन। 44वां संशोधन 1978, ये संशोधन उन्होंने किया। 44वां संशोधन 1978 में किया। और उसमें जो प्रावधान था ना संविधान में कि आंतरिक अशांति के आधार पर आप देश में आपातकाल लागू किया सकता है, वो शब्द हटा दिया, आगे से किसी का दर्द न हो इसलिए वो शब्द को हटा दिया। और उन्होंने प्रावधान कर दिया कि देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो आपातकाल लगाया जाएगा। कौन सा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। आप यहां लिखेंगे अब सशस्त्र विद्रोह या युद्ध और या आप कह सकते हैं बाहरी आक्रमण। ये 3 शब्द जोड़ दिए, आक्रमण, बाहरी आक्रमण या किसी देश से युद्ध, या फिर सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति जो शब्द था, आंतरिक अशांति, इसी ने दर्द दिया। आंतरिक अशांति ने, आंतरिक अशांति, इसी ने मोरारजी देसाई को दर्द दिया। तो इस शब्द को ही उन्होंने संविधान से खत्म कर दिया। बोला अब आगे से कभी भी किसी के दर्द नहीं होगा। ये आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उन्होंने प्रावधान किया 44 संशोधन द्वारा, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर यदि ये 3 स्थितियां हैं तो देश में आपातकाल लागू किया जाएगा। ये शब्द डाल दिया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है जनता या भारत देश की अंदर की अपनी जनता, नागरिक सशस्त्र उठा लें और विद्रोह करना चालू कर दें और दंगे फसाद इस प्रकार से होने लगे तो वो सशस्त्र विद्रोह माना जाता है और तब आपातकाल लागू किया जा सकता है। या किसी देश से युद्ध चल रहा हो हमारा तो, या फिर किसी देश ने, हम युद्ध के मूड में नहीं हो, किसी ने आक्रमण कर दिया तो युद्ध हमें करना पड़ेगा, तो वो इस स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ये प्रावधान किया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये था आपातकाल। दूसरा है ये आपका राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को महसूस हो कि इस राज्य का, इस प्रांत का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उसमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। या फिर राज्यपाल को महसूस हो कि जिस प्रांत में राज्यपाल है उसे महसूस हो कि यहाँ का संवैधानिक तंत्र फेल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून विधि के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए। तो अनुच्छेद 356। और आपका वित्तीय आपातकाल होता है जब ये भी राष्ट्रपति को महसूस हो कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, यानी हमारा विदेशी भंडार भी खत्म हो चुका है। अब जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका है, श्रीलंका में अब तत्काल में चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है, देश में आपातकाल राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अभी तक भगवान की कृपा है कि हमारे देश पर ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये तो अभी तक कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक एक ही बार लागू नहीं हुआ? वो वित्तीय आपातकाल है। और ये आपातकाल 3 बार लग चुका है। मैंने आपको बताया 1962 चाइना युद्ध, 1971 पाकिस्तान से युद्ध और 1975 राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी की सरकार में, जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उसके बाद। तो ये व्यवस्था थी। अगला आप देखते हैं ब्रिटिश का संविधान, मैं से यहां से हटा देता हूं। ब्रिटिश का संविधान, ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं वो देखेंगे। वैसे तो ब्रिटेन से काफ़ी प्रावधान लिए गए क्योंकि ब्रिटेन ही हमारे ऊपर शासन करता रहा। देखेंगे
कानून का शासन होगा, विधि का शासन है। हम देखिए कानून का शासन क्या होता है, हमारे पास होती है, ये मान लीजिए हमारी संसद है, ये हमारी है, इसमें क्या है हमने इस प्रकार से निकाल लिया, ये हमारी विधायिका और ये हमारी कार्यपालिका। तो विधायिका कौन होती है, जैसे हमने देखा 545 मेंबर होते हैं लोकसभा में, तो वो जो पार्टी जीत कर आती है, इस समय मोदी सरकार है, तो उनके जितने भी सांसद हैं 300, 350 या 280 या 285 जो भी हैं, वो आपकी होती है विधायिका, जो जीत के जाते हैं। और उनमें से बनती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब मिनिस्टर जो बनते हैं, मंत्री जो बनते हैं, वो कार्यपालिका होती है। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। और होती है तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका ये स्वतंत्र होती है, ये इसका पालन करवाती है। न्यायपालिका, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसका पालन करवाती है। तो ये होता है। तो हम देख रहे थे कानून का शासन है हमारे देश में। और विशेषाधिकार रिट, ये लिखा हुआ है विशेषाधिकार रिट, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और वो कैसे कर सकता है इसके बारे में हम आगे चल के 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आगे इसकी विस्तार से क्लास लेंगे तो हम बात करेंगे। अगला है हमारा एकल न्यायपालिका। तीसरा पॉइंट है हमारा एकल न्यायपालिका। ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे भारत की एक नागरिकता है, ऐसा नहीं कि यूपी का यूपी की नागरिकता अलग, ऐसा अमेरिका में है। अमेरिका में 50 प्रांत हैं और हर प्रांत की अपनी अपनी अलग नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, प्रांत की अलग है और केंद्र की अलग है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक नागरिकता है। पूरे भारत का कोई व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। अगला है द्विसदन। द्विसदन हमने पढ़ा 1919 के अधिनियम में। 1919 का जो अधिनियम था उसमें केंद्र में द्विसदनवाद की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, जिसे 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। हमने सीखा था ये, आगे देखेंगे। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। हमारे मंत्रिमंडल जो होता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है हमारा अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो आप देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार की हम संविधान में बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो ये था हमारा। और अगला है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। और ये आर्टिकल आपका 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है। विस्तार से पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। और आगे देखेंगे, केवल समझते चलिए, हमें समझना है, रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 अमेरिका से लिया गया। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। हमारा उपराष्ट्रपति का पद जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके बारे में उपराष्ट्रपति का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे विस्तार से। अगला है टॉपिक हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। कैसी है? स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे अमेरिका की है। अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ब्रिटेन की स्वतंत्र नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा, इसे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है? देखिए न्यायिक समीक्षा क्या है, ये अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। किस प्रकार से देखेंगे? जैसे मान लीजिएगा ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। कोई बिल यहाँ पर आया, बिल कहाँ आया? लोकसभा में या राज्यसभा में आया। बिल तो कहीं भी आ सकता है, केवल धर्म विधेयक को छोड़कर। देखेंगे तो बिल आया लोकसभा में, यहाँ से पास हुआ। पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। यहाँ से पास हुआ, पहुँचेगा राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति के पास पहुँच गया और राष्ट्रपति ने साइन किए, वो कानून बन गया।
वो कानून बन गया। ये न्यायिक समीक्षा। अब इसका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये न्यायिक समीक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया पढ़ेंगे आप। और दूसरा होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित। किससे? जापान। यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये वाला जो है विधि द्वारा स्थापित, ये जापान से लिया गया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? पहले यही थी, बाद में अपनाई गई है। तो देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, देखेंगे। पहले हम इसे देखते हैं, पहले इसे देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लोकसभा में बिल आया, यहाँ से पास हुआ, राज्यसभा में गया, यहाँ से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने साइन किए, कानून बन गया, देश में लागू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि कानून जो देश में लागू हुआ है, क्या ये नियम के अनुसार, क्रम के अनुसार बना है? क्या ये बिल लोकसभा में पास हुआ? क्या लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ? क्या इस पर राष्ट्रपति जी के साइन हुए? तीनों प्रक्रिया चेक करेगा। या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या चेक करेगा कि बिल लोकसभा में आया, यहां से पास हुआ, सीधा पहुंचा दिया राष्ट्रपति के पास, इससे कोई मतलब ही नहीं था, तो ये विधि प्रक्रिया नहीं, ये तो गलत हो गया ना। तो प्रक्रिया क्या है? या तो यहां बिल पास हो पहले, या फिर पहले यहां हो, कहीं भी हो, दोनों में से एक जगह हो। यदि यहां पहले होगा तो यहां जाएगा, फिर यहां से राष्ट्रपति के पास आएगा, यहां आएगा तो यहां से यहां राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये प्रक्रिया चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे कुछ नहीं। ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है यथोचित विधि प्रक्रिया। इसमें क्या है? इसमें वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि बिल लोकसभा में आया, पास हुआ, पास होने के बाद राज्यसभा में गया, पास हुआ, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने साइन किए। उसके बाद जो बिल पास हुआ उसकी धारणा क्या थी, उसके विचार क्या है, मंशा क्या है, प्लान क्या है, कहीं वो कानून जो बनाया वो देश के लिए घातक तो नहीं है, जनता के अधिकारों का, मूल अधिकार जो है उनका हनन तो नहीं हो रहा। ये राष्ट्रपति देखता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हमारा ये प्रक्रिया चेक करेगा। यदि जनता के मूल अधिकारों का हनन है उस कानून के द्वारा, या देश के लिए घातक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कट मार देगा, बोला ये कानून स्थायी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, ये मान्य नहीं है, ये संविधान, मौलिक संविधान जो है, मूल संविधान उसके खिलाफ है, कानून रद्द हो जाएगा। ये होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। समझ में आया होगा? इसमें क्या होता है, बस सिंपल चेक कर लिया, हाँ भाई लोकसभा में पास हुआ, ठीक है हुआ, राज्यसभा में हुआ, बोला हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किए, बोला किए, बोला ठीक है चलने दो। बेशक उसमें क्या है, बेशक उसमें जनता को लूटने की बात हो रही है, बेशक उसमें जनता को काटने की बात हो रही है, बेशक जनता के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा रहा है हमेशा के लिए, संविधान से खत्म, लेकिन इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट इतना चेक करेगा। इसमें ये चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, की क्या हुआ, पास हुआ, बोला हुआ, यहां से पास हुआ, हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किए, बोला किए, उसके बाद में बिल जो आया, कानून आया, इसकी मंशा क्या है, यदि मंशा गलत है तो कैंसिल, मंशा ठीक है, बोला ठीक है तो लागू रहेगा। तो ये होता है आपकी बिल क्या थी, न्यायिक समीक्षा, जिसे आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता है। अगला हम बात करेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड के संविधान से, विस्तार से टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। आगे राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का जब टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। हल्का सा बता देता हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो जो राज्य जो होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी विस्तार से राष्ट्रपति चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। आगे देखते हैं कनाडा का संविधान है। यहाँ से क्या लिया, सशक्त केंद्र, केंद्र सशक्त है, केंद्र सशक्त है, हमने देखा शक्तियों के द्वारा, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची पर यह केंद्र का कानून देश के हित में है, जनता के हित में है, और राज्य के उसमें है तो केंद्र का कानून लागू होगा। सशक्त है केंद्र, केंद्र की शक्ति सबसे ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति,
केंद्रों को चूसने का काम किया गया है, केंद्रों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति कर दी केंद्र में, तो केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में करता है और राज्यपाल के अनुसार ही वहाँ सारी व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ राष्ट्रपति के साइन होते हैं वहाँ राज्यपाल के साइन होते हैं, तो इस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, कब देता है? जब राष्ट्रपति को लगे कि ये विधिक प्रक्रिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना जरूरी है। आर्टिकल आपका कहता है 143 ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट विधिक मामले में राष्ट्रपति विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 कहता है राष्ट्रपति विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और इसमें एक व्यवस्था और है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे न दे ये उसकी इच्छा है, बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सलाह ले न ले राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। सबसे ज़्यादा शक्तियां केंद्र के पास ही हैं, वो आप देखेंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र कभी भी कुछ भी करवा सकता है। तो ये हमने देखा, आज हमने बात की उसकी 5 टॉपिक की। पहला भारत शासन अधिनियम, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और कनाडा का संविधान। और प्रस्तावना जो ली गई है, प्रस्तावना एक टॉपिक है, वो हमारा नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसी आधार पर प्रस्तावना संविधान में डाली गई है। तो ये था हमारा संविधान के स्रोत, अभी ख़त्म नहीं हुए, अगले बाकी जो बचता है वो अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो ये क्लास मैं समझता हूँ आपके अच्छे से समझ में चैप्टर आया होगा। और अभी हम संविधान में प्रवेश नहीं किए हैं, मतलब संविधान को बनने की प्रक्रिया देखी, और अब हम देख रहे हैं संविधान के स्रोत। अगले स्रोत के बाद हम देखेंगे संविधान में हम जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे संविधान हमें क्या क्या सुविधाएं देता है, क्या क्या अधिकार देता है, ये हम देखेंगे। चलिए, तो रेगुलर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए मुस्कुराकर, और आगे बात करेंगे अगले जो चैप्टर इसमें बचा है अभी संविधान के स्रोत के बारे में। अगली वीडियो अगली क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।